अतिथिगण एवं उपस्थित सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम सभी महाकवि कालिदास जयंती के पावन अवसर पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 2026 में एकत्रित हुए हैं। यह आयोजन संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली एवं संस्कृति संचालनालय भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। ज़्यादा मत ले जाना। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हम कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम एवं उसके पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन के सामूहिक गायन से करेंगे। इस अवसर के लिए राष्ट्रगीत की प्रतियां आप सभी को प्रदान करी जा चुकी हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूरे सम्मान एवं गरिमा के साथ राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान में सहभागिता करें।
की जय, भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की ओर। अब प्रस्तुत है रंग माध्यम नाट्य संस्था की प्रस्तुति आजाद बुलंदी भगत सिंह। नाटक का सारांश कुछ इस प्रकार है। आजाद बुलंदी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह के जीवन, विचारों और क्रांतिकारी चेतना पर आधारित एक प्रेरणादायक नाटक है। ये नाटक केवल भगत सिंह के बलिदान की गाथा नहीं, बल्कि उनके वैचारिक व्यक्तित्व, स्वतंत्र भारत के सपनों और सामाजिक परिवर्तन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी मंच पर सजीव रूप से प्रस्तुत करता है। नाटक की कथा शिव वर्मा की स्मृतियों और दृष्टि के माध्यम से आगे बढ़ती है, जो दर्शकों को भगत सिंह के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों से परिचित कराते हैं। जलियांवाला बाग का भीषण नरसंहार बालक भगत सिंह के मन में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह की पहली चिंगारी बनता है। सुखदेव, अमरकौर तथा अन्य साथियों के माध्यम से नाटक क्रांतिकारियों के आपसी संबंधों, संघर्षों, त्याग, वैचारिक विमर्श और देश के प्रति उनके अटूट समर्पण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। संवादों और गीतों से नाट्य प्रसंगों के माध्यम से ये नाटक दर्शकों को उस दौर की क्रांतिकारी चेतना से जोड़ता है और स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के मूल्यों का संदेश देता है। आजाद बुलंदी केवल इतिहास का मंचन नहीं, बल्कि उन आदर्शों को स्मरण करने का एक सशक्त प्रयास है, जिनके लिए असंख्य वीरों ने अपना सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ये नाटक आज के समय में भी युवाओं को राष्ट्र प्रेम, साहस, सामाजिक उत्तरदायित्व और अपने सिद्धांतों के प्रति अड़िग रहने की प्रेरणा देता है। नाटक शुरू करने से पहले संगीत नाटक अकादमी की चेयरमैन पर्सन की ओर से एक संदेश है। प्रिय कलाकारों, युवा रंगकर्मियों, आदरणीय निर्देशकों, रसिक प्रेक्षक एवं समस्त देशवासियों, आप सभी को महाकवि कालिदास दिवस, आषाढ़ी बीज तथा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज संपूर्ण भारत के 150 रंगमंचों पर एक साथ आयोजित राष्ट्रीय युवा नाट्य महोत्सव में भाग लेने वाले सभी कलाकारों, निर्देशकों, तकनीकी सहयोगियों, आयोजकों तथा रसिकों का मैं सादर स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, हमारी सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रभक्ति का अमर उद्घोष है। महाकवि कालिदास की साहित्यिक प्रतिभा और भारतीय नाट्य परंपरा हमें सौंदर्य, संवेदना, सृजनशीलता और मानवीय मूल्यों का संदेश देती है। वही आषाढ़ी बीज हमें नवचेतना, शुभारंभ, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्मरण कराती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज प्रस्तुत होने वाले ये 150 नाटक हमारे युवाओं में राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक गौरव, सामाजिक उत्तरदायित्व और भारत की विविधता में एकता के भाव को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। मैं इस राष्ट्रीय महोत्सव से जुड़े सभी संस्थानों, कलाकारों, निर्देशकों, स्वयंसेवकों और सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके समर्पण और परिश्रम ने इस विराट सांस्कृतिक आयोजन को संभव बनाया है। आइए कला के माध्यम से हम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने तथा एक सशक्त, संवेदनशील और आत्मविश्वासी राष्ट्र के निर्माण का संकल्प करें। आप सभी को पुनः महाकवि कालिदास दिवस, आषाढ़ी बीज तथा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने की हार्दिक शुभकामनाएं। जय कला, जय नाटक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
अब प्रस्तुत है आपके सामने रंग माध्यम नाट्य संस्था की प्रस्तुति आजाद बुलंदी भगत सिंह। मेहरबान कदरदान साहिबान, लगाओ अब इधर ध्यान। सुनो कहानी एक नौजवान की, उम्र 17 और हिम्मत 70 की। ना फिक्र जिंदगी की न डर मौत का, आंखों में जोश लिए दिल में देश लिए, निकल पड़ा लेकर आजादी की मशाल। भरी 1926 में स्वतंत्रता की हुंकार, बनाई फौज आम जनता की, लिए एक सवाल, कैसा होगा भारत ये आजादी के उस पार। बना भगत देश का लिपटा कर खुद में तिरंगा, ऐसे नहीं हुआ जी देश अपना इतना बढ़िया और चंगा। तो करो याद उन मर्दानों को जो मातृभूमि के लिए कुर्बान हुए, करो याद उन नौजवानों को जो इश्क जुनू के पार हुए। जिसे देख हर दिल बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा, उचटती निगाहों की भीड़ में, अभावों के बीच लोगों की छत विक्षित पीठ सहलाऊंगा, लंगड़ा कर चलते पांवों को कंधा दूंगा, गिरी हुई पदमर्दित पराजित विवशता को बाहों में उठाऊंगा। इस समूह में, इन अनगिनत अनचिन्नी आवाजों में कैसा दर्द है, कोई नहीं सुनता, पर इन आवाजों को और इन करहाओं को दुनिया सुने, मैं ये चाहूंगा। मेरी तो आदत है, रोशनी जहां भी हो उसे खोज लाऊंगा। कातरता चुप्पी या चीखें या हारे हुओं की खींच, जहां भी मिलेगी उन्हें प्यार के सितार पर बजाऊंगा। जीवन ने कई बार उकसाकर मुझे अनुलंघ्य सागरों में फेंका है, अगन भट्टियों में झोंका है। मैंने भावी ज्योति की मशाल प्राप्त करने के यत्न किए, बचने के नहीं। तो क्या इन टटकी बंदूकों से डर जाऊंगा? तुम मुझको दोषी ठहराओ, मैंने तुम्हारे सुल्तान का गला घोटा है, पर मैं लड़ूंगा। चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कल फिर जन्मूंगा, कल फिर आऊंगा। वंदे कुछ लोग जिंदगी में बगैर बुलाए अपने आप आ जाते हैं और फिर कभी पीछा नहीं छोड़ते। स्वयं यदि चले भी गए तो जाते जाते दिल पर एक गहरी लकीर खींच जाते। स्मृतियों का भारी बोझ सिर पर लाद जाते, जिसे ढोने में सहेजने में हम सुख अनुभव करने लगते। बीते दिनों की स्मृतियां मधुर होती, विशेषतया किशोर अवस्था और प्रसून काल की। उस समय के साथियों की फक्कड़ पने की आदतें, अलहड़ स्वभाव, जोखिम से भिड़ने के हौसले, आपसी झगड़े, रूठना मनाना, दुलराना, हंसी मजाक, सब एक मिली जुली तस्वीर सी खड़ी कर देते, जिसके प्रति मनुष्य को जिंदगी के रफ्तार के साथ एक प्रकार का मोह सा हो जाता है। चार असना सौ करी बहु बातन, तार असना सौ चरित्र गुनो करे, नैनन में जे सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुना करे। सारे घटनाक्रम
एक एक करके मेरे आंखों के सामने आते जा रहे हैं। वो घटनाएं जिसे हम सब ने आजादी पाने के लिए रचा था। दिल्ली से एक मित्र ने लिखा कि कोई पंजाबी महाशय मुझसे और जयदेव से मिलने कानपुर आ रहे हैं। अभी क्रांतिकारी दल में आए हमें थोड़े ही दिन हुए थे और कानपुर से बाहर हमें बहुत कम लोग जानते थे। हाँ, लखनऊ या इलाहाबाद का कोई होता तो सोचा भी जा सकता था, लेकिन ये पंजाबी महाशय कौन थे? उन्होंने लिखा, यमुना घाट पर जहां मैं रहता हूं वहीं मेरा उनसे परिचय हुआ था। उन्होंने आगे लिखा था कि ये हम दोनों के बहुत नजदीक है, एक काम से कानपुर आना चाहते थे। मैंने तुम दोनों का पता दे दिया है, बाकी अपना परिचय वे स्वयं दे लेंगे। ये हमारी पहली मुलाकात थी। वो मैले कुचले कपड़ों में था। मैंने देखा मैला सा कुर्ता पजामा पहने, कंबल ओढ़े एक सिख नौजवान सामने लंबा कद खड़ा है, खूब गोरा रंग, छोटी छोटी आंखें, चुभती हुई पैनी निगाह, खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, हल्के छोटे केश और पगड़ी। आगंतुक दोनों हाथ फैलाकर मेरे से ऐसे लिपट गया मानो बहुत पुराना दोस्त हो, और मेरा हाथ खींचकर कमरे में ऐसे प्रवेश किया जैसे कमरा मेरा नहीं उसी का था। पता नहीं कैसे आदमी को सारा राज बतलाकर भेज दिया है। अब ठीक है, जब वे दिल्ली से निकल ही चुके हैं तो आते ही होंगे। सुनो, हमें अपने अपने कमरों की तलाशी लेनी होगी। और हाँ, एक बात हो, कोर्स की किताबों को छोड़कर बाकी सब किताबें और कागज पत्र हटा दो। हाँ, और एक बात निश्चय करना, अगर वो पंजाबी महाशय पहले तुम्हारे पास आते हैं तो मेरा उनसे परिचय ना कराया जाए, और अगर वो पहले मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें तुमसे दूर रखूंगा। सुनिए जी, यहाँ कोई शिव वर्मा रहते हैं? वर्मा जी, ये लोग खुद ही आ गए। यही है शिव वर्मा। वर्मा जी नमस्ते। ये महोदय कब से आपका घर ढूंढ रहे थे। कौन है भाई ये आदमी? देखो तो, मैला सा कुर्ता पजामा पहने, मैला कंबल ओढ़े। जो भी हो, अगर पता पूछा है तो होंगे अपने ही। आपका धन्यवाद, इन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। जी ठीक है, आप बात कीजिए, मैं चलती हूँ। कैसे हो? आओ। अरे, आप सोच रहे होंगे कि कमरे में ऐसे प्रवेश किया जैसे कमरा आपका नहीं मेरा है। आइए, मेरा नाम रंजीत है। मैं 2-4 दिन यहीं रहूंगा। दिल्ली के तुम्हारे दोस्त से तुम्हारे और जयदेव के बारे में सुन चुका हूं। मैं भी तुम्हारी ही डगर का राहगीर हूं। विजय और सुरेंद्र पांडे को जानते हो? हाँ, जानता हूँ। ठीक है, तो उन लोगों को कहला दो कि आज रात मुझसे यहाँ आकर मिल ले। जयदेव कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो बाहर गया है, यहाँ नहीं है। लगता है तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो। हाँ बोलो, मैं ही जयदेव। जयदेव, चोर कहीं के। लगता है अपने लोगों को बहुत सहेज कर रखने की आदत है तुम्हारी। खैर, चलो मैं तुम लोगों को अपना असली नाम बताता हूं। मेरा नाम भगत सिंह है। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता, दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। ये नज्म बार बार मुझे उन दिनों की याद दिलाती। देश आजादी के लिए हम में हद तक गुजर जाने का जज्बा था।
हाँ, मगर भगत सिंह से पहले क्रांतिकारियों का मकसद था मात्र देश की आज़ादी। लेकिन इस आज़ादी से हमारा क्या अभिप्राय है, इस पर उससे पहले हमारे दिमाग साफ न थे। क्या अंग्रेजी वॉइसरॉय को हटाकर उसके स्थान पर भारतीय को रख देने से हमारी आजादी की समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या समाज में आर्थिक असमानता और उस पर आधारित मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के बरकरार रहते हम सही मायनों में आजादी का उपभोग कर सकेंगे? आजादी के बाद की सरकार किसकी होगी? भावी समाज की रूपरेखा क्या होगी? शायद हम में इस बात की काफी अस्पष्टता है। मेरा प्रश्न यह है कि साम्राज्यवाद को भी हमारे दल के ध्येय के रूप में सामने लाकर रखना ही होगा। आज देश की राजनीतिक आजादी की लड़ाई के लिए जो अभी हम कर रहे हैं वो केवल और केवल हमारा पहला कदम है, और अगर हम यहीं पर रुक जाते हैं तो हो सकता है कि हमारा अभियान अधूरा रह जाए। एक बात हमें समझनी है कि शोषण और असमानता से मुक्त समाज ही असली आजादी है। वंदे मातरम। सैंडर्स के दफ्तर से बाहर निकलते ही जय गोपाल का इशारा पाकर राजगुरु ने उस पर गोली चलाई और पहले ही वार में वो जमीन पर लौटकर गिरने लगा। किसी बात का शक न रह जाए इसलिए भगत सिंह ने 3-4 गोली और चलाई और चल दी। फिर चनन सिंह नामक एक हेड कांस्टेबल उनका पीछा करने लगा। आजाद के मना करने पर भी जब वो नहीं रुका तो आजाद ने उस पर भी गोली चलाई। वो गोली चनन सिंह के जांघ को छीलते हुए निकल गई थी। चनन सिंह फिर भी पीछा करता रहा। आजाद ने दूसरी गोली चलाई और चनन सिंह वहीं जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। दूसरे दिन इस घटना के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए अंग्रेजी के पर्चे बांटे गए, दीवारों पर पोस्टर लगवा दिए गए और यह ऐलान कर दिया गया कि सैंडर्स मारा गया, लाला जी की मृत्यु का बदला ले लिया गया। सैंडर्स मारा गया, लाला जी की मृत्यु का बदला ले लिया गया। राष्ट्र के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए लाला जी के हत्यारे को मारना आवश्यक था। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिल सके। हम इंसान का खून बहाने की अपनी व्यवस्था पर दुखी हैं, परंतु क्रांति द्वारा सबको स्वतंत्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त करने के लिए क्रांति में कुछ न कुछ रक्तपात अनिवार्य है। अंत में फैसले का दिन आ गया। भगत सिंह को फांसी की सजा होगी, इसके लिए हम सब पहले से तैयार थे। लेकिन इसके बावजूद ये सुनकर मेरे सिर में चक्कर सा आ गया। कल तक जो अनुमान था वो अब यथार्थ बनकर सामने आ रहा था। कुलतार भाई, कल हम मिले थे। मेरी फांसी की सजा सुनकर तुम रोने लगे। ये बात ठीक नहीं है। तुम्हें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना, अपना ख्याल रखना। तुम्हें गंभीरता और शांति से निरंतर काम को करते रहना है। जल्दबाजी में मौका पा लेने का प्रयत्न न करना। लोगों के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, उसे निभाते हुए निरंतर सावधानी से काम को करते रहना। और हां, हमारी बहनों अमर कौर और प्रकाश कौर का ध्यान रखना। कुछ दिनों बाद मैं जलियांवाला बाग गई थी। मैं भगत सिंह भैया की छोटी बहन थी, मात्र 3 साल छोटी। यही वो बाग है जहाँ के बाद भगत सिंह भैया की सारी जिंदगी बदल गई। जलियांवाला बाग से वीर जी ने जो मंजर सुनाया था वो भुलाए नहीं भूलता।
वीर जी कहाँ गए थे इतनी देर से? बेबे बहुत परेशान हो रही थी और बाबा तो तुम्हें ढूंढने गए हैं। बताओ ना, कहाँ गए थे? अमृतसर। क्या दरबार साहिब दर्शन के लिए गए थे? नहीं, मैं वहां जहां मौत का तांडव मचाया गया वहां गया। चारों ओर मौत नाच रही थी। कोई ऐसा घर नहीं था जहां मौत की परछाई नहीं पड़ी हो। जानती हो इसमें क्या है? पानी का लोटा है, और क्या? इसमें खून से सनी हुई मिट्टी है। किसके खून से? और ये मिट्टी कहाँ से लाए? अमृतसर के जलियांवाला बाग से। वहां फिरंगियों ने बंदूकें चलाकर कई लोगों को मार डाला। वहां की पूरी धरती खून से लाल थी। आज अगर हमारे अजीत चाचा जी जिंदा होते तो इन अंग्रेजों को मार मार कर भगा देते। मैं भगाऊंगा इन अंग्रेजों को। मैंने कसम खाई है। जनरल डायर आया है। गोलियों की बौछार, अंग्रेजों ने दिया धोखा। विश्व युद्ध में हमने जान गंवाई, युद्ध के बदले हम तुम्हें स्वराज्य देंगे। नहीं दिया, नहीं दिया। विरोध किया, गोलियों की बौछार दी, धाय 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 धाय, घायलों की पुकार, हाय 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 हाय। लगाओ नारे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश में अद्भुत जागरण आया। दफ्तर कचहरियां खाली हुई, स्कूल कॉलेज सूने पड़े। विदेशी सामान का बहिष्कार, विदेशी सरकार हक्का बक्का। फिर दमन चक्र, तरह तरह के दमनात्मक फरमान निकलने लगे। देश के नौजवानों का सटीक जवाब संपूर्ण स्वराज्य। निकल पड़ो, निकल पड़ो, निकल पड़ो सब बनकर सैनिक। भंग करो फरमानों को, बगैर आजादी लिए नहीं हटेंगे। कॉल रहे मर्दानों का, चले लाठी अंग्रेजों की कोई परवाह नहीं, परवाह नहीं, परवाह नहीं। निकल पड़ो, निकल पड़ो, निकल पड़ो। अजीज कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ। हौसले से रहना, शिक्षा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और क्या करूं? खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। तुम्हारा भाई भगत सिंह। उसे ये फिक्र है हरदम, नई तर्ज़े ज़फ़ा क्या है। हमें ये शौक है देखें, सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्यों गिला करें। सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हूँ, ए अहले महफिल, चिराग ए सहल बुझा चाहता हूँ। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक फानी रहे ना रहे। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझते खाक है फानी रहे ना रहे। भगत सिंह और मैं लाहौर के नेशनल कॉलेज के छात्र थे। उन दोनों अक्सर एक सुंदर सी लड़की उन्हें आते जाते देखकर मुस्कुराया करती थी और भगत सिंह की वजह से ही वो क्रांतिकारी दल के करीब भी आ गई। जब असेंबली में बम फेंकने की तैयारी हो रही थी तो साथियों द्वारा भगत सिंह को दल की जरूरत बताकर उन्हें ये जिम्मेदारी देने से इनकार कर दिया। उस वक्त भगत सिंह चुप थे और कुछ सोच रहे थे। तभी मैंने उन्हें ताना मारा और कहा कि तुम मौत से डरते हो और ये सब उस लड़की की वजह से है, नहीं तो तुम खुद आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी उठाते। भगत सिंह इस आरोप से भावुक हो गए और उन्होंने फिर दोबारा दल की मीटिंग बुलाई। इस बार खुद जोर देकर उन्होंने ये जिम्मा अपने नाम करवाया। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने से पहले संभवतः 5 अप्रैल को दिल्ली के सीताराम बाजार वाले घर में उन्होंने सुखदेव को यानी कि मुझे एक पत्र लिखा
जो बाद में शिव वर्मा द्वारा मुझ तक पहुंचाया गया। यह पत्र 13 अप्रैल को मेरी गिरफ्तारी के वक्त बरामद किया गया, जिसे बाद में अंग्रेजों ने लाहौर षड्यंत्र केस में सबूत के तौर पर पेश किया। प्रिय भाई, जैसे ये पत्र तुम्हें मिलेगा मैं जा चुका हूंगा दूर एक मंजिल की ओर। मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आज बहुत खुश हूं, हमेशा से ज्यादा। मैं यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अनेक मधुर स्मृतियों के होते और अपने जीवन की सब खुशियों के होते भी एक बात जो मेरे मन में चुभ रही थी कि मेरे भाई, मेरे अपने भाई ने मुझे गलत समझा, मुझ पर गंभीर आरोप लगाए कमजोरी के। लेकिन मैं पूरी तरह आज संतुष्ट हूं, पहले से कहीं अधिक। आज मैं महसूस करता हूं कि वो बात कुछ भी नहीं थी, महज एक गलतफहमी थी। मेरे खुले व्यवहारों को मेरा बातूनीपन समझा गया और मेरी आत्मस्वीकृति को मेरी कमजोरी। लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, अपनों में से किसी से भी कमजोर नहीं। भाई, मैं साफ दिल से विदा होऊंगा, क्या तुम भी साफ होगे? ये तुम्हारी बड़ी दयालुता होगी। आओ भाई, अब हम बहुत खुश हो ले। आओ भाई, अब हम बहुत खुश हो ले। खुशी के वातावरण में मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रश्न पर हमारी बहस है उस पे अपना पक्ष लिए बगैर मैं नहीं रह सकता। आज मैं आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर हूं, जीवन की आनंदमयी रंगीनियों से ओतप्रोत हूं। पर आवश्यकता के वक्त सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं और यही वास्तविक बलिदान है। किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बातचीत करते समय हमें यह सोचना चाहिए कि क्या प्यार कभी किसी मनुष्य के लिए सहायक सिद्ध हुआ है। मैं आज इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। हाँ, वो मेजीनी था। आपने अवश्य ही पढ़ा होगा कि अपनी पहली विद्रोही असफलता, मन को कुचल डालने वाली हार, मरे हुए साथियों की याद वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो पागल हो जाता है, आत्महत्या कर लेता। लेकिन अपनी प्रेमिका के एक ही पत्र पा लेने से वो ऐसा नहीं था कि किसी एक से मजबूत हो गया, बल्कि सबसे अधिक मजबूत हो गया। प्यार कोई पार्श्विक वृत्ति नहीं है, बल्कि वो तो मनुष्य के स्तर को बहुत ऊंचा उठाता है। सच्चा प्यार कभी गढ़ा नहीं जा सकता, वो अपने ही मार्ग से आता है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि कब। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि एक युवक एक युवती आपस में प्यार कर सकते हैं, अपने प्यार के सहारे अपने आवेगों को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं, अपनी पवित्रता बनाए रख सकते हैं। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। जब मैंने कहा था कि प्यार इंसानी कमजोरी है, तो वो मैंने किसी साधारण मनुष्य के लिए नहीं कहा था जो कि आम स्तर पर होते हैं, बल्कि वो तो एक अत्यंत आदर्श स्थिति है जहां मनुष्य प्यार, घृणा आदि के आवेगों पर काबू पा लेगा। लेकिन आधुनिक समय में इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि वो तो मनुष्य के लिए अच्छा और लाभदायक है। इसके बावजूद उनमें प्यार की नैतिक भावना होनी चाहिए, जिसे कि वो किसी एक व्यक्ति पर सीमित ना कर दे, बल्कि उसे विश्वमय रखे। मैं सोचता हूं मैंने अब अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। क्या मैं तुमसे ये आशा कर सकता हूं कि किसी खास व्यक्ति के द्वेष रखे बिना तुम उससे हमदर्दी करोगे, जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी? हाँ, लेकिन तुम तब तक ये नहीं समझ सकते जब तक कि तुम खुद इस चीज का शिकार न बनो। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं बिल्कुल स्पष्ट होना चाहता था। मैंने अब अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। तुम्हारी हर प्रसन्न और सफल जीवन की कामना सहित
तुम्हारा भाई भगत सिंह। नहीं, ऐसा नहीं है शिव वर्मा। मेरे जाने का इस तरीके से दुख नहीं मनाया जाना चाहिए। मैंने अपने पिताजी को भी तो यही लिखा था, अपनी देशभक्ति और दादाजी का जिक्र किया था। पढ़ो और क्या लिखा है उसमें। पूज्य पिताजी, नमस्ते। मेरी जिंदगी भारत की आज़ादी के महान संकल्प के लिए दान कर दी गई है, इसलिए मेरी जिंदगी में और किसी तरह का कोई आकर्षण नहीं। आपको याद होगा, जब मैं छोटा था तो दादाजी ने यह ऐलान कर दिया था कि मुझे वतन की सेवा के लिए दान कर दिया गया है। लिहाजा उस समय के हिसाब से मैं दान ही तो रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। साथियों, जाहिर सी बात है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना भी नहीं चाहता, लेकिन हाँ, आज एक शर्त पर जीवित रह सकता हूं कि अब मैं किसी जेल में कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और इन क्रांतिकारी दलों के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। शायद इससे ऊंचा मेरे जीवित रहते मैं कभी नहीं हो पाता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। हाँ, अगर मेरी फांसी की सजा टल जाती है तो हो सकता है कि हमारी क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाए, या हो सकता है रुकी जाए। लेकिन दिलराना ढंग से मेरे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना किसी साम्राज्यवाद या शैतानी शक्तियों के बूते बूते की बात नहीं रहा करेगी। हम नेशनल कॉलेज में अक्सर राम प्रसाद बिस्मिल के गीत गाया करते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज चमघट कूच एक कातिल में है। शहीदे मुल्क मिल्लत हम तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। हम तो निकले ही थे घर से बांध के सर पे कफन, जा हथेली पर लिए हो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब न अगले वलवले हैं और न बोरमा की भीड़, सिर्फ मिट जाने की हसरत दिले बिस्मिल में। यार ओ भगत सुनना, बिस्मिल जी ने क्या तो गजल लिखी है यार, मुझे तो उनसे मिलना है। कानपुर चलेंगे ना, फिक्र मत कर। सन 1915 में भाई परमानंद की फांसी की सजा सुनकर राम प्रसाद बिस्मिल ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करने की योजना बना ली थी। तब उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम पे एक पार्टी का गठन भी किया था। हम दोनों का मकसद था भारत की आजादी, हम दोनों की मंजिल और राह एक ही थी। लेकिन आखिर देश को इन अंग्रेजों से आजादी कैसे दिलाई जाए? हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। फिर तो इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। धोखेबाजी में इनका कोई सानी नहीं है। जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तब जर्मनी की सेना मित्र राष्ट्रों को तबाह किए हुए थी। तब मित्र राष्ट्रों के लिए आवश्यक था कि भारत की तरफ से इन्हें जनधन की अपार सहायता मिले। तब अंग्रेजों ने ऐलान करवाया कि हमारी मदद करो, युद्ध के बाद हम तुम्हें स्वराज्य देंगे। कुछ नेताओं ने कहा भी कि ये इनकी माया जाल, हम इस पे नहीं फंसेंगे। मित्र राष्ट्रों की विजय
जर्मनी हार गया, लेकिन भारत को उपहार में मिला स्वराज के बदले रॉलेट एक्ट। ना वकील, ना दलील, ना अपील, जिसे जब चाहो अंदर भर दो। मैं जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा चलवाए गए गोली और खून खराबे को अब तक भूल नहीं पाया हूं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, लाला लाजपत राय की हत्या, हत्या ही हत्या। निकल पड़ो, निकल पड़ो, निकल पड़ो। और हम लोग निकल पड़े। कॉलेज में सुखदेव से मुलाकात पक्की दोस्ती में बदली। फिर तो मानो हम दोनों एक दूसरे के पूरक ही बन गए। घंटों घंटों कॉलेज की कैंटीनों में साथ बैठा करते, तमाम विषयों पर चर्चा किया करते, और चर्चा का सबसे खास विषय हुआ करता कि भारत को आजादी कैसे मिले। निकल पड़ो, निकल पड़ो, निकल पड़ो, निकल पड़ो। और वो लोग निकल पड़े। आजादी की इस खोज में कई और लोग संगठन के रूप में साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव जैसे कई तमाम क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे। 1929 में जब नेशनल असेंबली में बम फेंकने की योजना को आखिरी रूप देने के लिए बैठकों का दौर शुरू हुआ तो सुनो भगत, ज्यादातर क्रांतिकारियों का सुझाव है कि यह जिम्मा तुम्हें ना सौंपा जाए। सभी का कहना है कि तुम्हें लाहौर षड्यंत्र केस में पुलिस पहले से ढूंढ रही है। सभी साथियों का मानना है भगत कि तुम्हारे कौशल, तुम्हारे ज्ञान और नाम की देश को सख्त जरूरत है। इसलिए क्रांतिकारी तुम्हें आगे करके किसी भी प्रकार का खतरा नहीं मोल लेना चाहते। लेकिन मेरा मानना है कि असेंबली में बम भगत सिंह को ही फेंकना चाहिए। मैं भगत को स्कूल के ज़माने से जानता हूँ। भगत सिंह एक ऐसी शख्सियत है कि वो अगर बम फेंकते हैं तो पूरे देश में एक अलग ही तरह का माहौल पैदा होगा। और जब ये मामला कोर्ट में चलेगा और जिस तरीके से भगत सिंह अपना पक्ष रखेंगे, पूरे देश में एक अलग ही तरह की चेतना उत्पन्न होगी। मैं फिर कहूँगा, ये काम भगत सिंह के अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी बात अमान्य करता हूँ। भगत, मैं देख रहा हूँ तो आजकल तुम इन बैठकों में चुप्पी साधे हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम अब जिंदगी से प्यार करने लगे हो? कॉलेज की वो बात याद है ना, वो लड़की जो तुम्हें देखकर मुस्कुराया करती थी? शायद वहां से आने के बाद तुम उसके विषय में सोच सोचकर उसके इश्क में गिरफ्तार हो गए हो, और इसलिए मरना नहीं चाहते क्योंकि अब तुमको जिंदगी से प्यार हो गया है। माहौल में अचानक गर्माहट आ गई। उस दिन की बैठक वहीं खत्म हुई। फिर अगले दिन जब क्रांतिकारियों की बैठक शुरू हुई तो भगत सिंह ने आगे बढ़कर कहा कि नेशनल असेंबली में बम फेंकने का जिम्मा वो खुद उठाना चाहेंगे। चंद्रशेखर आजाद समेत तमाम क्रांतिकारियों ने उन्हें समझाया, लेकिन भगत सिंह नहीं माने। बाद में कई क्रांतिकारियों ने सुखदेव को इस बात के लिए पत्थर दिल तक कह डाला कि उन्होंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को मौत के मुंह में भेज दिया। जब भगत सिंह गिरफ्तार हुए तो सुखदेव बंद कमरे में बहुत देर तक रोए। उन्हें इस बात की टीस थी कि उन्होंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को कुर्बान कर दिया है। ताना मार रहे हो दोस्त? ठीक है दोस्तों, असेंबली में धुएं वाला बम मैं ही फेंकूंगा। नेशनल असेंबली में बम फेंकने का जिम्मा मैं ही उठाना चाहता हूं। नहीं नहीं भगत, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। गिरफ्तार होने की दशा में तुम पर सांडा सत्याकांड का केस भी चल सकता है। मान जा भाई, तुम्हारे वहां रहने से होने वाले धमाके के धुएं में सारा दल चपेट में आ जाएगा। ये तो जोश में होश खो देने वाली बात होगी। नहीं, अब कोई भी बात मुझे मेरे फैसले से डिगा नहीं सकती। नेशनल असेंबली में धुएं वाला बम मैं ही फेंकूंगा, और ये बात तय है। ठीक है, तो ये बात तय रही। वंदे मातरम! निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! 8 अप्रैल 1929 असेंबली में बम फेंकना तय किया गया। उससे 3 दिन पहले यानी 5 अप्रैल को दिल्ली के सीताराम बाजार से भगत सिंह ने सुखदेव को एक पत्र लिखा। वो पत्र मैंने ही सुखदेव तक पहुंचाया था। फिर 13 मार्च को जब पुलिस ने सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद से वो खत भी बरामद किया गया। भगत सिंह उस खत के जरिए ना सिर्फ कहीं ये स्वीकार करते हैं कि वो किसी लड़की से प्रेम करते थे, बल्कि इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण अपने दोस्त और साथी क्रांतिकारी
सुखदेव को यह भी बताएं कि उस प्रेम में जो पवित्रता थी वो उन्हें साहस देती थी, उनके क्रांतिकारी विचारों को संबल देती थी। ये जनाब तो जब देखो घोड़े बेच के सोते रहते हैं। देख लेना, एक दिन इन जनाब की आंखें खुलेंगी और ये अंग्रेजों की काल कोठरी में बंद होंगे। हाँ, आज सो नहीं रहा था यार, कुछ सोच रहा था। तुम्हारी बात करें तो तुम सिनेमा हॉल में पकड़े जाओगे और पकड़े जाने पर कहोगे पकड़ तो लिया है, अब फिल्म ही पूरी देख लेने दो। और बटुकेश्वर चांदनी रात में किसी पार्क में चांद देखते हुए पकड़ा जाएगा और फिर कहेगा पकड़ तो लिया है, कोई बात नहीं, देखो ना ये चांद कितना सुंदर लग रहा है। क्या ये जेल की कोठरी से भी दिखाई देगा? नेशनल असेंबली में बम कैसे फेंका जाएगा? मेरा मतलब है कि हम अंदर कैसे जाएंगे? अंदर जाने के लिए गेट पास का प्रबंध किया जाएगा। बम फेंकने का आधार क्या होगा? हम मैसेज क्या देंगे? तुम बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वैसे आधार तो है, एक तो यही कि 2 बिल पारित किए जाने हैं। एक है पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी इसकी आड़ में युवक आंदोलन को कुचला जाए, और दूसरा है ट्रेड डिस्प्यूट बिल, यानी कि मजदूरों को अपने अधिकारों के लिए हड़ताल करने से वंचित करना। लेकिन इससे तो इनकी मनमानी चलेगी। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, ये धुएं वाला बम होगा अंग्रेजी शासन को हिलाने के लिए, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाका करना होगा। तो बम फेंक कर भागा जाए या गिरफ्तार हुआ जाए? नहीं, भागेंगे नहीं, गिरफ्तारी देंगे, ताकि ये सूचना पूरे विश्व में जाए और हमारा ये गुप्त आंदोलन मुखर होकर जन आंदोलन बने। ये अंग्रेजी सरकार दुनिया की सबसे अत्याचारी सरकार, इसे तो जड़ से उखाड़ फेंकना ही होगा। कहीं ऐसा ना हो जो लोग बाहर से राजनीति कर रहे हैं उनके हिताड़े आए। आखिर हम समाजवाद को लेकर चौड़े पर आ रहे हैं। बम फेंकने के बाद पर्चे बांटे जाएंगे, मजमून मैंने तैयार कर लिया है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना सूचना। बहरे कानों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद वालिया के ये अमर शब्द हमारे काम के औचित्य के साक्षी हैं। पिछले 10 वर्षों में विदेशी सरकार ने इस देश का शासन सुधार के नाम पर जो अपमान किया है उसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सब सर्वविदित और स्पष्ट है। और आज फिर जब लोग साइमन कमीशन से सुधार के कुछ टुकड़ों की आशा में आंख लगाए बैठे हैं और इन टुकड़ों के लिए आपस में झगड़ रहे हैं, तो इधर विदेशी सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल से अपना दमन और भी कड़ा करने का यत्न कर रही है। आगे आने वाले अधिवेशन में अखबारों द्वारा राजद्रोह रोकने का कानून यानी कि प्रेस एडिशन एक्ट जनता पर कसने की धमकी दे रही है। मजदूर नेताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारियां ये स्पष्ट कर देती हैं कि सरकार किस रवैये पर चल रही है। हम विदेशी सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि हम सार्वजनिक सुरक्षा और औद्योगिक विवाद के दमनकारी कानूनों और लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में देश की जनता की तरफ से एक कदम उठा रहे हैं। क्रांति में खूनी लड़ाइयां आवश्यक नहीं, क्रांति यानी अन्याय आधारित व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव और संपूर्ण स्वराज्य। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। ठीक है, ये साल 1929 है, साल को दुनिया याद रखेगी। सुनो, परसों 8 अप्रैल यानी इसी दिन बिल पर चर्चा के लिए लोग इकट्ठा होंगे। भगत सिंह और बटुकेश्वर, तुम दोनों को इसी दिन असेंबली में पर्चे गिराने। इस बीच पर्चे पर कोई और सूचना लिखना हो तो लिख लेना। हमारा मिशन कामयाब रहे। वंदे मातरम। निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कॉलेज के दिनों में मैं अक्सर उन्हें मुस्कुराकर देख लिया करती थी। उन दिनों ये लोग देश आज़ादी से संबंधित नाटक खेला करते थे। महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा के किरदार को भगत सिंह बड़ी खूबी से निभाते थे। सुखदेव ने मुझे लेकर नाहक ताना नहीं मारा था। वो जानते थे कि जिस उद्देश्य से असेंबली जा रहे हैं और गिरफ्तार होने के बाद देश आज़ादी और उसके बाद की स्थिति को जिस पुरजोर तरीके से और अपने विचारशील सोचों से भगत सिंह रखते,
शायद कोई और नहीं रख पाता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कॉलेज के दिनों में अगर मैं उन्हें मुस्कुराकर ना देखती तो क्या सुखदेव के पास वो उकसाने वाले शब्द होते? शायद नहीं। तब बात कुछ और होती, तरीका कोई और होता। 8 अप्रैल को सदन की कार्यवाही शुरू होने से कुछ मिनट पहले, संभवतः 11 बजे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त काउंसिल हाउस में दाखिल हो चुके थे। सदन का एक भारतीय सदस्य उन्हें गेट पर पास देकर गायब हो गए। उस वक्त दर्शक दीर्घा लोगों से खचाखच भरी हुई थी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटने के नहीं पीछे, डर कर कभी जुल्मों से तुम हाथ उठाओगे, हम पैर बढ़ा देंगे। बेशस्त्र नहीं है हम, बल है हमें चरखे का, चरखे से सभी को हम ताचरख गुजा देंगे। परवाह नहीं कुछ गम की नहीं मातम की, है जान हथेली पर एकदम में गवा देंगे। कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। उफ तक भी सुबह से हम हरगिज न निकालेंगे, तलवार उठाओ तुम हम सर को कटा देंगे। कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। ऑर्डर ऑर्डर। तुम लोग कुछ काम भी करते हो या फिर बेरोजगार हो? फिलहाल तो फिरंगियों से देश को आजाद कराने का ही काम है और यही रोजगार है। ओह, तो तुम लोग क्रांतिकारी हो, वही ना जो बम और बंदूकों के दम पर अराजकता फैला रहे हैं? हम अराजकवादी नहीं है, हाँ इस देश की आजादी के लिए क्रांति कर रहे हैं। और एक बात समझ लीजिए, क्रांतिकारी बनाए नहीं जाते, वो पैदा ही क्रांतिकारी होते हैं, हर चीज पर सवाल करते हैं। अब भला जो पैदा ही क्रांतिकारी हुआ, तब लोगों को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो 8 अप्रैल को असेंबली में क्या कर रहे थे? ये लो सुनो, हम वहां बम फोड़ने गए थे। क्या धमाके की आवाज आपने अपने कानों से नहीं सुनी? कोई मारा जाता तो? दिवाली के पटाखों से भला कोई मरा है? वो केवल धुआं करने वाला बम था। इस बात का कोई गवाह है? मैं हूँ हुजूर, मैं एक पत्रकार हूँ। 8 अप्रैल को जब अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सेफ्टी बिल पर अपनी रूलिंग देने के लिए खड़े हुए, तभी भगत सिंह ने असेंबली के फर्श पर बम लुढ़का दिया। मैं उस वक्त पत्रकारों की गैलरी में था। मैं फौरन प्रेस रूम की तरफ दौड़ा और एटीए की न्यूज़ डेस्क से एक संदेश डिडक्ट कराया ताकि वो इसे लंदन में राइटर और पूरे देश में फ्लैश कर सके। मैं फ़ोन पर और विवरण देता, लेकिन पुलिस वालों ने फ़ोन लाइन डेड कर दी और तुरंत असेंबली का मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया गया। कहना क्या चाहते हो? अच्छा यह बताओ कि संदेश में क्या भेज रहे थे? यही कि टेरी नाम का पुलिस वाला वहाँ पहुँचा तो भगत सिंह और बटुकेश्वर को देखकर डर गया और आगे? और उसकी पैंट गीली हो गई। इसे कोई कोर्ट से बाहर भगाओ। भगत सिंह और बटुकेश्वर, आखिर सबकी क्या जरूरत थी? फिरंगी सरकार बहरी है जनाब, हमें इनसे आजादी चाहिए और ये लोग सुन नहीं रहे थे। तब बहरे कानों को सुनाने के लिए ऊंचे आवाज की आवश्यकता पड़ती है, यानी पुरजोर धमाके की। यानी कि क्रांति। ये क्रांति सबसे क्या मतलब है तुम्हारा? क्रांति के लिए खूनी संघर्ष अनिवार्य नहीं है और ना ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा का कोई स्थान है। वो बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं अपनाए। क्रांति से हमारा अभिप्राय ये है कि वर्तमान व्यवस्था जो खुले तौर पर अन्याय पर टिकी हुई है बदलनी चाहिए। जरा ध्यान से सुनिए, क्रांति से हमारा अभिप्राय अंततः एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना से जिसमें हर एक वर्ग के प्रभुसत्ता को मान्यता तथा बेवजह होने वाले युद्धों और फसादों से लोगों को बचाया जा सके। फालतू बातें करते हो भगत और बटुकेश्वर, तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, हम अपने आचरण का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। जेल में हमसे पुलिस अधिकारियों ने भेंट की। उन्होंने हमें बताया कि विचाराधीन घटना के पश्चात
दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए लॉर्ड इरविंग ने कहा कि क्रांतिकारियों ने बम फेंककर किसी एक व्यक्ति पर नहीं वरन पूरे ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया है। उसी समय हमें इसका आभास हुआ कि घटना का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया गया है। हमने जनता का प्रतिरोध प्रकट करने के लिए असेंबली के फर्श पर बम फेंका, जो कि मात्र एक धुएं वाला बम था। हम केवल अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते थे। हम नम्रतापूर्वक यह दावा करते हैं कि अपने इतिहास, इस देश की स्थिति तथा मानवीय आकांक्षाओं का गहन अध्ययन करते हैं। और जज साहब, हमने बम ही ऐसे बनाए थे जिससे धमाका ज्यादा हो और नुकसान कम हो। चाहते तो हम वहां से भाग भी सकते थे, पर हमने हमारी स्वेच्छा से हथकड़ी पहन ली और साम्राज्यवादी शासकों को ये बता दिया कि आजादी की इच्छा को कुचल देने से आजाद राष्ट्र नहीं कुचला जा सकता। आजादी मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे किसी भी हालत में छीना नहीं जा सकता। हम उसे वापस पाकर ही रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा नाम जतिन दास है। वो 1930 का रविवार का दिन था। भगत सिंह की अर्जी पर वो लोग लाहौर सेंट्रल जेल से भगत सिंह को हमसे मिलाने के लिए बोस्टल जेल लाए गए थे। वो इस स्तर पर सरकार से सुविधा हासिल करने में कामयाब हो गए कि उन्हें अपने अभियुक्तों से बचाव के तरीकों पर कुछ बातचीत करनी है। तो उस दिन हम किसी राजनीतिक विषय पर बात कर रहे थे कि बातों का रुख फैसले की तरफ मुड़ गया, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हंसी मजाक में हम एक दूसरे के खिलाफ फैसले सुनाने लगे। सिर्फ राजगुरु और भगत सिंह को इससे बरी रखा गया, क्योंकि अंदर ही अंदर हम सभी जानते थे कि उन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। यानी कि नाटक यहाँ भी जारी था। जज साहब, क्या आप बता सकते हैं सुखदेव, राजगुरु और हमारा फैसला हमें बरी किया जा रहा है या फांसी के फंदे से लटकाया जा रहा है? क्या आप लोगों को असलियत को स्वीकार करते डर लगता है? जज साहब, हमें फांसी के फंदे से तब तक लटकाया जाए जब तक कि हम मर नहीं जाते। ये है असलियत। मैं इसे जानता हूं और तुम भी जानते हो, फिर सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ते? भगत सिंह अपने रंग में आ चुके थे। वो बहुत धीमे स्वर में बोल रहे थे। चिल्लाकर बोलना उनकी आदत नहीं थी। एक समय के लिए तो दूसरे को लगता कि वो उन्हें फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही उनका तरीका था और यही उनकी शक्ति भी थी। यही देश का सर्वोच्च पुरस्कार है और मुझे गर्व है कि मैं ये पुरस्कार पाने जा रहा हूं। उन्हें लगता है कि वो मेरे मरे हुए शरीर को नष्ट करके इस देश को गुलाम बनाकर और ज्यादा दिन तक यहां रह पाएंगे, लेकिन यहां वो लोग गलत हैं। वो मुझे तो मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार पाएंगे। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है फानी, रहे ना रहे। वो मुझे तो कुचल सकते हैं, लेकिन मेरे भावनाओं को नहीं कुचल पाएंगे। हम उनके सर पर तब तक मंडराते रहेंगे जब तक कि वो ये देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर नहीं हो जाते। भगत सिंह पूरे आवेश में बोलते जा रहे थे। एक समय के लिए हम भूल गए थे जो आदमी हमारे सामने बैठा है वो हमारे ही दल का सदस्य है। वो बोलते जा रहे थे, ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू, दूसरा पहलू भी उतना ही उज्जवल है। ब्रिटिश हुकूमत के लिए मरा हुआ भगत सिंह जीवित भगत सिंह से भी ज्यादा खतरनाक होगा। मुझे फांसी हो जाने के बाद मेरे क्रांतिकारी विचारों की महक देश के आकाश में व्याप्त हो जाएगी। वो नौजवानों को उत्साहित करेगी और वो अपनी राष्ट्र की आज़ादी के लिए पागल हो उठेंगे। नौजवानों का यही पागलपन ब्रिटिश हुकूमत को उनके विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। भगत सिंह की भविष्यवाणी एक साल के अंदर ही सच साबित हुई। उनका नाम मौत को चुनौती देने वाले साहस, बलिदान, देशभक्ति और संकल्पशीलता का प्रतीक बन गया। समाजवादी समाज की स्थापना का उनका सपना शिक्षित युवकों का सपना बन गया और इनकलाब जिंदाबाद का उनका नारा समूचे राष्ट्र का युद्धनाद हो गया। जनता एक होकर उठ खड़ी हुई। कारागार, कोड़े और लाठियों के प्रहार उसके मनोबल को तोड़ नहीं सके और यही भावना इससे भी ऊंचे स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिखाई दी थी। मुझे आज रह रह कर शहीद अशफाक उल्लाह भाई का वो खत याद आ रहा है
जो उन्होंने फैजाबाद जेल में देशवासियों के लिए लिखा था। इस अंधेरी काल कोठरी में पढ़ना जरा मुश्किल मालूम पड़ता है। खैर, ये खत 16 दिसंबर 1927 का है। खत का मजमून इस तरह है। भारत माता के रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। गलत किया या सही, जो भी हमने किया स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना से प्रेरित होकर किया। हमारे नेता हमारी निंदा करें या प्रशंसा, लेकिन हमारे दुश्मनों तक को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी ही पड़ी। हम में से बहुत से लोग बहुत दिनों तक आज़ाद रहे, कुछ लोग आज भी आज़ाद हैं। फिर हमने या हमारे किसी भी साथी ने हमें नुकसान पहुंचाने वालों पर गोलियां नहीं चलाई। हमारा उद्देश्य किसी को मारना या नुकसान पहुंचाना नहीं था। हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे। जज ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानव कलंकी आदि विशेषणों से याद किया है, जबकि तुम्हारी शासकों की कौम के जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। निहत्थे बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष। इंसानियत के खिलाफ इन फिरंगियों ने क्या क्या नहीं किया। इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने भाई बंधुओं को किस विशेषण से संबोधित किया था? फिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों? हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय को मानने वाले क्यों ना हो, देश के काम में साथ दो, व्यर्थ आपस में ना लड़ो। रास्ता चाहे अलग हो, लेकिन उद्देश्य सबका एक है, भारत की आजादी। फिर ये व्यर्थ के लड़ाई झगड़े क्यों? एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला करो और अपने इस देश को आजाद कराओ। 7 करोड़ मुसलमानों में मैं एक मुसलमान देश की आजादी के लिए फांसी चढ़ रहा हूं। देश के लिए एक तो क्या 100 जिंदगियां कुर्बान कर सकता हूं। यह सोचकर मुझे गर्व महसूस होता है। अंत में हिंदुस्तान को मेरा सलाम। हिंदुस्तान आजाद हो। खुश रहो मेरे भाई। तुम्हारा भाई अशफाक। खुश रहो अहले वतन। हम तो सफर करते हैं। पिताजी कुलतार सिंह का निधन हो चुका है। अब मैं उनका पुत्र किरणजीत सिंह संधू यहाँ रहता हूँ। ताऊ सरदार भगत सिंह ने जो पत्र लाहौर जेल से मेरे पिताजी को भेजा था, वो मैंने आज भी सहेज कर रखा हुआ है। भगत सिंह की माँ यानी मेरी दादी विद्यावती 1960 के बाद करीब 10 साल तक यहीं सहारनपुर में रही थी। ताऊ सरदार भगत सिंह जब लाहौर जेल में बंद थे, 24 मार्च 1931 को उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जानी थी। 3 मार्च 1931 को मेरे पिताजी और परिवार के अन्य लोग उनसे मुलाकात के लिए जेल गए थे। तब मेरे पिताजी की उम्र महज 12 साल थी। मुलाकात के दौरान उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे देख ताऊ सरदार भगत सिंह ने उन्हें ना रोने के लिए कहा था और उनका साहस भी बंधाया था। उसके बाद ही ताऊ सरदार भगत सिंह ने अपने छोटे भाई कुलतार सिंह के नाम ये पत्र भेजा था। लाहौर में बांटे गए पैम्पलेट की प्रति आज भी मेरे पास सुरक्षित मौजूद है। नेशनल असेंबली में बम फेंकने की घटना के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लाहौर जेल में डाल दिया गया। तब उन्होंने
कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की मांग को लेकर 114 दिन तक भूख हड़ताल की थी। 1929 में लाहौर के राष्ट्रभक्तों ने पैम्पलेट छपवाकर बांटे थे। उस पैम्पलेट में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की तस्वीरें भी छपवाई थी। उसकी प्रति भी आज मेरे पास मौजूद है। तो ऐसा था फांसी वाले दिन का हाल। भगत सिंह और उनके दोनों दोस्त राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को आगे बढ़कर चूम लिया था। जहां पूरा देश उनकी फांसी पर रो रहा था, तो वहीं भगत सिंह मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन तीनों देशभक्तों ने मौत से पहले आज़ादी का सपना देखा था। उनकी फांसी का वो पल इतना भयानक था कि जेल में बंद सभी कैदियों की आंखें नम हो गई थी। इतना ही नहीं, अधिकारियों और कर्मचारियों के फांसी देने समय हाथ कांप रहे थे। फांसी से पहले उन तीनों को नहलाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए और मेडिकल चेकअप के दौरान उनका वज़न भी चेक किया गया। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि फांसी देने समय भगत सिंह का वज़न बढ़ गया था। सजा के बाद हमें भी बोस्टल जेल से हटाकर केंद्रीय कारागार में कर दिया गया था। वहां के नए और पुराने दोनों फांसी के अहाते एक दूसरे से सटे हुए थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव नए वाले हाथे में थे और हम लोग पुराने में। एक रात अचानक हमारे कोठरियों के ताले खुले और हमसे चलने के लिए कहा गया। हमारे साथियों को सजा देने से पहले ही सरकार हमें किसी दूसरी जगह भेज देना चाहती थी। बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा दी जाती है। आईपीसी की दफा 302 और 396 के तहत राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। उसे ये फिक्र है हरदम नई तर्ज़े ज़फ़ा क्या है। हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्या गिला करें। सारा जहां दू सही, आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हूं, है हिले महफिल। चरागे सहर हूं, बुझा चाहता हूं। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली। ये मुश्ते खाक है फानी, रहे ना रहे। बटुकेश्वर विश्वकर्मा, चलो उठो, तुम लोगों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे सभी साथी तो यहीं पर है। एक दिन और तो रुकने दो। तुम लोगों को यहाँ से हटाने का हुक्म आया है। तुम लोगों को केंद्रीय कारागार ले जाया जा रहा है। जिंदगी में दोबारा हमें ये साथी देखने को नहीं मिलेंगे। क्या कुछ दिन और नहीं रुक सकते? सख्त आदेश है, तुम लोगों को आज ही शिफ्ट किया जाए। अच्छा, तुम लोग अपने साथियों से मिलोगे? जिंदगी में आप सब हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। सरदार, तुम मरने जा रहे हो। एक बात बताओ, क्या तुम्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं? क्रांति के मार्ग पर कदम रखते समय मैंने ये सोचा था कि यदि अपना जीवन देकर इस देश के कोने कोने तक इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहुंचा सका
तो समझूंगा कि मुझे मेरे जीवन का मूल्य मिल गया। आज इन फांसी की कोठरी के सीखोचों के पीछे बैठकर मैं उन करोड़ों देशवासियों के कंठों से इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुन सकता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा यह नारा स्वाधीनता संग्राम के चलायमान शक्ति के रूप में साम्राज्यवाद पर अंत तक प्रहार करता रहेगा। और इतने छोटे से जीवन में इससे ज्यादा मूल्य और क्या हो सकता है। मैं सबसे पीछे था। विदाई लेते समय मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे रोता देखकर उसने कहा, भावुक बनने का समय अभी नहीं आया है तो अभी कुछ ही दिनों में सारे झंझटों से छुटकारा पा जाऊंगा। लेकिन तुम लोगों को अभी लंबा सफर पार करना पड़ेगा और मुझे विश्वास है उत्तरदायित्व के इस बोझ के बावजूद तुम इस अभियान में थकोगे नहीं, पस्त नहीं होगे, हार मानकर जमीन पर गिर नहीं पड़ोगे। ये कहकर उसने सलाखों के अंदर से अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ थाम लिया। मेरे जीवन का अवसान समीप है। प्रातःकालीन प्रदीप के प्रकाश के समान टिमटिमाता हुआ मेरा जीवन प्रदीप भार के प्रकाश में विलीन हो जाएगा। हमारे आदर्श, हमारे विचार बिजली के कौन के समान सारे संसार में जागृति पैदा कर देंगे। अंत में संघर्ष के आरंभ की दुंदुभी बजेगी जिसका परिणाम निर्णायक होगा। उसके विरुद्ध युद्ध में हमने भाग लिया है और उसके लिए हमें गर्व है। आखिरकार 23 मार्च 1931 संध्या के समय सरकार ने इनसे सांस लेने का अधिकार छीन ली और अपनी प्रतिहिंसा की प्यास बुझा ली। अन्याय और शोषण के विरुद्ध विद्रोह करने वाले 3 और तरुणों की जिंदगी जल्लाद के फंदे ने समाप्त कर दी। फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए भगत सिंह ने एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट को संबोधित करते हुए कहा था, मजिस्ट्रेट साहब, आप बेहद ही भाग्यशाली हैं कि आपको यह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि किस तरह भारत के क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं। मेरे हमजोलियों की कतार से निकलकर वो शहीदों में जा मिले। उनके नाम के जय जयकार के बीच जब भी कभी उनके चित्र पर फूल चढ़े देखता हूं या किसी अजनबी को उन पर रचे सैकड़ों गीतों में से कोई एक गीत गुनगुनाते सुनता हूं तो गर्व से मस्तक ऊंचा हो जाता है।
मगर फिर भी हमराहियों के बिछड़ जाने से जिंदगी में एक अभाव सा हो जाता है, जिससे थोड़ी तकलीफ तो होती ही है। और जब भी मन बीते दिनों की स्मृतियों को कुरेद देता है, तो वो कविवर आलम के शब्दों में कह उठता है, जा रसना सो करी बहु बातन, ता रसना सो चरित्र गुनो करे, नैनन में जे सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुनाकर। ये सूरत इलाही किस देश की बस्तियां हैं? एक बार इस राह में मरना भी 100 जन्मों के समान है। देश के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जतिनदास और नरेटर की भूमिका में रोशनी, राजगुरु और अन्य की भूमिका में अभिराज, क्रांतिकारी और अन्य की भूमिका में पवित्र नस्र, युवा भगत सिंह दरोगा और अन्य क्रांतिकारी के किरदार में कबीर का एक पहला नाटक है। चंद्रशेखर आजाद के किरदार में श्री ओम दानी, अमर कौर के किरदार में हरमन कौर संधू, युवती के किरदार में श्रद्धा, सुखदेव के किरदार में रोहित, भगत सिंह के किरदार में ध्रुव गहवार, बटुकेश्वर दत्त की भूमिका में आयुष, ऋषभ शिव वर्मा की भूमिका, इस नाटक को लिखा है श्री दिनेश नायर जी ने। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। लाइट्स की है आदर्श शर्मा जी ने, म्यूजिक किया है नंदिनी ने, और बाकी बैकस्टेज टीम भी मंच पर आ जाए। हमारे बीच उपस्थित पद्मश्री सम्मानित
श्री उमाकांत दुंदेजा जी, राजीव वर्मा जी, रीता वर्मा जी और कमल जैन जी से अनुरोध है कि वो मंच पर पधारिए। आप सभी का हमारे साथ इस प्रस्तुति में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नाटक के निर्देशक अनुराग मिश्रा। दिनेश नायर सर, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारिए। अभी जिस तरीके से हमने शुरुआत करी थी वंदे मातरम और जनगण के साथ, हम इस कार्यक्रम की समापन भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं और आपके हाथ में अगर पर्चे नहीं है जिसमें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान लिखा हुआ है तो पर्चे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो कृपया वो ले लीजिएगा ताकि साथ में गा पाएं। म्यूजिक चलेगा लेकिन हमको भी गाना चाहिए, सरकार की पहल है ये। Tumi Vidya, Tumi Dharma.
विद्या